अस्सलामुअलैकुम। अब जो है आप घर बैठकर अपनी बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हो। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ कहाँ से सॉल्व करूँ। इसके अलावा जो है वो इंग्लिश के, मैथ के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ कहाँ से सॉल्व करूँ। एमई इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी जो है वो आपको तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व कराएगा। ठीक है, आपको सिर्फ एक चैप्टर के एमसीक्यूज़ नहीं मिलेंगे, आपको तमाम चैप्टर्स के तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आज की वीडियो में मैं, ठीक है, यानी सरफेस, आपको जो है वो फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व कराएंगे, जो कि एमडी कैट यानी अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाह रहे हो, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ ई कैट यानी एनईडी, नस्ट, फास्ट, मेहरान, दाऊद, आईबीए, इस तरह की अगर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो, जैसे प्यास हो गई और भी यूनिवर्सिटीज़, कराची यूनिवर्सिटी, यूबीआईटी वगैरह, तो उसमें भी ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अच्छा, एक मज़े की चीज़ मैं आपको दूंगा, वो ये है कि भाई यहाँ पर हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा ये कैसे पता चलेगा? जैसे ही ये वीडियो देख लो तो नंबर आ रहा होगा, इस पे कांटेक्ट करो, हम आपको इसके एमसीक्यूज टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, इस चैप्टर का एमसीक्यूज टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर कर एमसीक्यूज टेस्ट भी ले सकते हो। लेकिन एक बात है कि ये टेस्ट आपको ग्रुप में मिलेगा, क्योंकि देखो ये टेस्ट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमने कंप्लीट काम किया है, हमने आपको जो है वो लेक्चर दिया, लेक्चर के बाद हमने आपको एमसीक्यूज सॉल्व करा दिया। ठीक है, हमने आपको वन शॉट भी दे दिया, यानी एक चैप्टर में पूरी वीडियो, एक वीडियो में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हमने लास्ट में आपको टेस्ट दे रहे हैं और एमसीक्यूज बुक भी दे रहे हैं, ताकि आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सको घर बैठकर। अब कोई 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 देने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना दिमाग बनाओ, घर बैठ के कंप्लीट तैयारी करो। समझ गए? तो भाई इसके लिए आपको ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा एमसीक्यूज टेस्ट के लिए। अच्छा, एमसीक्यूज टेस्ट हर चैप्टर का मिलेगा, हर टॉपिक का मिलेगा, डेली ग्रुप में आपको एमसीक्यूज टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ग्रुप की फ़ीस है 4,500 रुपये, लेकिन आप लोगों के लिए मैं डिस्काउंट लगा रहा हूँ 4,000 रुपये। नंबर आ रहा है, इस पर कांटेक्ट करो, इसी पर ऐड हो। हमारे नए बैच स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, नया बैच स्टार्ट हो गया है। देखो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं लग सकता, कम से कम फीस 4,000 ही रहेगी, चाहे टेस्ट से एक दिन पहले हो या एक महीना पहले हो या एक साल पहले। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, सारे एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। काफ़ी एमसीक्यूज हैं, कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस चैप्टर से जो है मैं आप लोगों को कवर कराऊं। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि ये वीडियोस वायरल हों और मैं अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊं, और मैंने आपके लिए दुआ करनी है कि आप अच्छी तरह पढ़ो और टेस्ट क्लियर करो। चलो शुरू करते हैं। शुरू के एक दो एमसीक्यूज आसान है, उसके बाद थोड़े मुश्किल हैं। कहा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल यूनिट। देखो आपको पता है ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटीज, मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो आपने पढ़ रखी है बेस क्वांटिटी। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करूंगा, ताकि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो समझ भी आए। और आप लोगों ने पढ़ रखी है ड्राइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी वो होती है जो किसी और से मिलकर ना बनी हो। बात समझ आ रही है? वो चीज़ जो किसी और से मिलकर ना बनी हो वो बेस क्वांटिटी है। वो चीज़ जो किसी से मिलकर बने वो ड्राइव क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, लेंथ को ले लेते हैं। ठीक है, LE, लेंथ को ले लेते हैं। क्या लेंथ को बनाने के लिए कोई और चीज़ आपको लेनी पड़ेगी? नहीं। एरिया ले लेते हैं, या आप ले लो वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी को बनाने के लिए आपको लेंथ चाहिए होगी और चाहिए होगा टाइम, सेकंड। तो यानी ड्राइव क्वांटिटी वो है जो दो क्वांटिटीज से मिलकर बनेगी। समझ रहे हो भाइयों? ड्राइव क्वांटिटी वो है जो दो क्वांटिटी से मिलकर बनेगी, और बेस क्वांटिटी किसी से भी मिलकर नहीं बनेगी। तो इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो किसी से भी मिलकर नहीं बनी? न्यूटन, यानी F=ma। फॉर्मूला लिख लिया करो, बात समझ आ जाएगी। यानी ये मास से मिलकर बना है और एक्सेलरेशन, तो ये तो ड्राइव क्वांटिटी नहीं, बेस क्वांटिटी नहीं हुआ। जाउल, फॉर्मूला लिख लो। आपके पास जो है वो जाउल का फॉर्मूला क्या होता है? W=FD, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मिलके बना है, यानी ये भी
बेस नहीं है। किलोग्राम, किलोग्राम किसी और से मिलके बनता है नहीं, तो यानी यही बेस क्वांटिटी है। अब जिंदगी भर आप इस तरह का हर एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे इंशाल्लाह। इस तरह से मैंने आपको समझाना है, ठीक है, प्रॉपर और अच्छे अंदाज में। अच्छा, अब डायमेंशन, डायमेंशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। डायमेंशन को सॉल्व करने का हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखो, सबसे पहले आपने लिखना है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला नहीं आता तो डायमेंशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सब एक जैसी ही लग रही होती है, ठीक है। सबसे पहला आपने काम करना है, लिखना है फॉर्मूला। दूसरा काम जो करना है वो आपने करना है फॉर्मूले से लिखना है यूनिट। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट यूनिट क्यों नहीं लिख लेते? देखो कभी कभार ना डायरेक्ट यूनिट लिखना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल F इज इक्वल टू MA, फोर्स है, डायरेक्ट यूनिट लिखूंगा तो न्यूटन आ रहा होगा, तो मुझे मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए फॉर्मूला लिख लूंगा तो आसान हो जाएगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? हमें पता है वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम है, ठीक है, तो यानी फॉर्मूला भी हम कौन सा यूज कर सकते हैं? FD। देखो जरूरी नहीं है कि आप A से B जाने के लिए सीधा रास्ता लो, आप ये वाला रास्ता भी ले सकते हो, अब ये वाला रास्ता भी ले सकते हो। तो यहां भी बिल्कुल हम वही कर रहे हैं। हमें ये बात पता है वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम है, जाउल। आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, उसके फॉर्मूले से भी आपको सेम चीज मिलेगी, हाफ mv का स्क्वायर। लेकिन मैं ये लिख रहा हूं क्योंकि ये आसान फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स को भी खोल लो मजीद ताकि आप एग्जैक्ट पहुंच जाओ। फोर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास MA और ये D, ठीक है। अब यूनिट लिख लो। M का यूनिट क्या होता है? kg। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? ऑब्वियस है, मीटर। अच्छा, अब डायमेंशंस देख लो। kg की यानी मास, kg कह लो या मास कह लो, इसकी डायमेंशन होती है आपके पास m, ठीक है। टाइम है, टाइम की डायमेंशन होती है आपके पास, फॉर्मूला, एक मिनट, यूनिट क्या होता है? यूनिट लिख लो। यूनिट क्या होता है आपके पास? यूनिट होता है आपके पास इसका सेकेंड, ठीक है, टाइम। अच्छा, डायमेंशन क्या होगी इसकी? t, सही। इसके बाद आता है लेंथ, ठीक है, लेंथ आता है, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होगी इसकी? L। तो डायमेंशन क्या आ रही है? MTL। अच्छा, जहां जहां मास है वहां पर m पुट करना, जहां जहां सेकंड है वहां t पुट करना, और जहां जहां m है वहां L पुट करना है, क्योंकि m मीटर को कहते हैं, सही है। तो मास की डायमेंशन आ गई। अच्छा, डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, m। मास, मीटर की डायमेंशन आ गई L, एक और मीटर भी है, आ गया L, और डिवाइड में क्या आ गया? t का स्क्वायर। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, याद रखना डायमेंशन को कभी भी डिनोमिनेटर में शो नहीं करते, हमेशा न्यूमरेटर में ले जाओ, चाहे उसमें आपका पावर का साइन तब्दील हो जाए, कोई मसला नहीं है। तो क्या आ रहा है? m L का स्क्वायर t का इनवर्स। तो आपका सही आंसर क्या आ रहा है? m L स्क्वायर t इनवर्स का स्क्वायर। तो देख लेते हैं इसमें सही कौन सा है। ये सही नहीं है, और ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, सही है A। A आपका बिल्कुल ठीक है, समझ गए? आई होप अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह मल्टीपल एमसीक्यूज इंशाल्लाह आज की वीडियो में कवर करेंगे, और जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है। एक पेज पे एक ही एमसीक्यूज आपको मिलेगा। अच्छा, कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ट स्टडीड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ थिन वायर। देखो ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं आपके पास कुछ ना कुछ मेजर करने के लिए, मीटर, स्केल। अच्छा, अब इन इंस्ट्रूमेंट में फर्क क्या है? इनमें से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो कि लेंथ को ही मेजर कर रहे होंगे। अब आपका सवाल होना चाहिए सर, जब आपके पास तीन समझ लो आपके पास एक 3 स्पून है, 3 स्पून है, तो आप कोई सा भी इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एक डिफरेंस है। जब आपको लेंथ को मेजर करना है मीटर्स में, मीटर्स में यानी लेंथ को, बड़ी बड़ी लेंथ को मेजर करना है, जैसे एक रोड की लेंथ को मेजर करना है,
तो ये एक बड़ी लेंथ है, तो आप एक मीटर स्केल यूज़ कर लो। या एक पेपर की लेंथ को मेजर करना है तो आप एक मीटर स्केल यूज़ कर लो, क्योंकि पेपर एक बड़ा साइज होता है, ठीक है, तो एक बड़ा साइज होता है पेपर। तो आप स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटी छोटी रेटिंग्स बताते हैं। इन तीनों स्केल्स में डिफरेंस क्या है? वैसे सेम ये है कि तीनों लेंथ मेजर करेंगे, बस डिफरेंस ये है कि एक लेंथ बड़ी चीज़ की मेजर करेगा, एक लेंथ उससे छोटी चीज़ की मेजर करेगा, एक लेंथ सबसे छोटी चीज़ की मेजर करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक पेपर की लेंथ मेजर करनी है तो मीटर स्केल यूज़ कर लिया, क्योंकि उसके ऊपर कैलिब्रेशन ज़्यादा होती है। वर्नियर कैलिपर, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज़ की थिकनेस पता करनी है, फॉर एग्जाम्पल पेपर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैग्नेट है, वो कितना थिक है। देखो मैग्नेट छोटे छोटे होते हैं ना, तो आपने वर्नियर कैलिपर यूज़ कर लिया। अब आपको एक बिल्कुल मामूली सी बॉल का डायमीटर मेजर करना है। अब बॉल तो बहुत छोटी सी होती है, इसको यूज़ करोगे रीडिंग सही नहीं आएगी, इसको भी यूज़ करोगे तो भी रीडिंग सही नहीं आएगी, तो स्क्रू गेज को यूज़ कर सकते हो। तो इसका सही जवाब है सी, यानी छोटी से छोटी चीज़, जैसे छोटा वायर, छोटी सी बॉल, बिल्कुल छोटी सी मामूली सी बॉल, बेरिंग वगैरह, बिल्कुल मामूली सी चीज़ को अगर आपने मेजर करना है तो इसके लिए स्क्रू गेज यूज़ होगा। सी सही जवाब है, सी सही जवाब है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल मैंने जो नेक्स्ट वीडियो कराई थी उसमें आप लोगों को बताए थे, आई होप आप लोगों को याद होगा। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, याद रखना जब भी ये आगे वाले जीरो होते हैं ना, इसे आप इग्नोर कर देते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और उसके बाद जो नॉन जीरो होते हैं ना उनको काउंट कर लेते हो, और अगर नॉन जीरो के बाद कोई जीरो आ जाए तो उसे भी काउंट करते हो। याद रखना ये रूल है। देखो आगे वाले पॉइंट से आगे वाले और पॉइंट के बाद वाले जीरो इग्नोर हो गए, इन्हें काउंट नहीं करोगे। उसके बाद काउंट क्या करोगे? जो इन जीरो के बाद नॉन जीरो आ रहे होंगे उन्हें काउंट करोगे, जैसे 4, 5, 6। अच्छा, अब 6 के बाद दोबारा जीरो आ रहा है, लेकिन 6 के बाद जीरो आ रहा है ना, यानी नॉन जीरो के बाद जीरो आ रहा है, तो ये भी काउंट होगा। 1, 2, 3, 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है 0.100010 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये आपने बताना है। छोटा सा टेस्ट, बिल्कुल हाथ के हाथ लिए जाने वाला छोटा सा टेस्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? देखो दो तरह की क्वांटिटीज हमारे पास मेन है, ये हम सबको पता है, स्केलर, वेक्टर। इंशाल्लाह पढ़ाने में मजा आ रहा है तो आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा और व्यूज भी अच्छे होंगे। देखो स्केलर क्वांटिटी वो जिसमें आपको चाहिए यूनिट और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास है 5 kg, 5 kg मास है, तो ये मैग्नीट्यूड होता है, यानी नंबर जो बताएगा कि कोई चीज कितनी है, और यूनिट बताएगा कौन सी चीज है। अब kg है यानी मास है, 5 मीटर यानी लेंथ है। तो वो क्वांटिटी जिसमें यूनिट चाहिए हो और मैग्नीट्यूड, वो स्केलर है। वो क्वांटिटी जिसमें यूनिट भी चाहिए हो, मैग्नीट्यूड भी चाहिए हो, साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है फोर्स, 5 न्यूटन की फोर्स। एक बच्चा है, मैंने उसे कहा फोर्स लगाओ, अब किस डायरेक्शन में? क्योंकि फोर्स तो बहुत सारी डायरेक्शंस में लग सकती है, अपवर्ड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, डाउनवर्ड, है ना। तो 5 न्यूटन इस साइड भी लग सकता है, इस साइड भी लग सकता है, इस साइड भी लग सकता है, और इस साइड भी लग सकता है। तो यानी अगर मैं कहूं 5 न्यूटन इन नॉर्थ, तो वो समझ जाएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में लगाना है, सही है, यानी इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यूनिट भी बताना है, मैग्नीट्यूड भी बताना है, और डायरेक्शन भी, ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। मैं कहूं 5 किलो चीनी ले आओ, अब आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत तो नहीं है, कहीं से भी ले आओ, चीनी तो चीनी है, हाँ बस सस्ती लाना, महंगी नहीं लाना। तो इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी? तो कोई स्पीड में डायरेक्शन नहीं बतानी होती, डिस्टेंस में भी डायरेक्शन नहीं बतानी होती, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बतानी होती है, मास में भी नहीं बतानी। मास को तो मैंने डिस्कस कर ही लिया था आपके सामने उसी वक्त। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, देखो कुछ क्वांटिटीज है जिनको आपको याद रखना होगा, जिसमें से ये इलेक्ट्रिक करंट वगैरह है, तो इनका जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और अमूमन बच्चों को ये याद होता है। तो इसमें अच्छे लेवल के MCQs आने वाले हैं, आप तैयार हो जाओ, सही है। अब
ज़िंदगी आसान थी, अब इंशाल्लाह मज़ीद आसान होगी। ठीक है, मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि मज़ीद आसान होगी। अच्छा, विच, देखो एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशंस। इन, ये पेयर दिए हैं मैं आपको, दो दो क्वांटिटीज दी हुई हैं। ठीक है, ये दो दो क्वांटिटीज आपको दी हुई हैं। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है, कौन सी ऐसी दो क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशन सेम है। याद रखना, अगर डायमेंशन सेम है, 100% है, प्रूफ चीज है, यूनिट भी सेम होगा। तो हर किसी की डायमेंशन निकालने मत बैठ जाना पेपर में, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। बहुत प्यारे एमसीक्यूज निकाल कर लाया है आपका भाई आपके लिए, तो परेशान नहीं होना। मैं आपको बच्चों नहीं कहता, मैं आपको हमेशा भाई बहन कहता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि एज अ बड़ा भाई पढ़ाऊँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। ठीक है, तो अगर बच्चे कहो बच्चों, तो वो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स वाली साइड पे चले जाते हैं। तो आपने अमूमन नोट किया होगा कि बच्चे भाई बहनों से बहुत अच्छा सीख रहे होते हैं, उनमें अपना दोस्त भी देखते हैं भाई बहनों में। तो इसीलिए मैं भाई बन के समझा रहा होता हूँ बड़ा। तो ये बात प्रूफ है मेरे भाई बहनों कि डायमेंशन जो है ना, डायमेंशन, जो डायमेंशन आ रही है वही यूनिट आ रहा होगा, जो डायमेंशन आ रही है वही यूनिट होगा। ठीक है, तो आपको डायमेंशन चेक करने की जरूरत नहीं है। आप हर एक की डायमेंशन निकालने बैठ गए तो इसी में आपका 15-20 मिनट निकल जाएगा। सीधा यूनिट देखो और बात खत्म करो। डायमेंशन सेम होगी तो यूनिट भी सेम होगा, 100% है, प्रूफ चीज है। आप करके भी देख सकते हो एक दो चीजों पे। देखो, अब यूनिट्स तो बच्चों को अमूमन आते हैं। ये जाउल होता है, ये आपके पास टॉर्क जो है वो आपके पास ये भी जाउल आ रहा होता है। ठीक है, टॉर्क भी जाउल होता है और आपके पास वर्क भी जाउल होता है, तो यानी यूनिट सेम, यानी डायमेंशन भी सेम आएगी। अच्छा, टॉर्क को जाउल नहीं लिखते हैं, टॉर्क को ऐसे लिखते हैं न्यूटन मीटर। तो भाई हमें ये भी तो पता है जाउल कैसे बनता है, न्यूटन मीटर से। देखो, पढ़ने में हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ते हैं। आपने कभी भी टॉर्क को जाउल लिखा हुआ नहीं देखा होगा, हमेशा न्यूटन मीटर लिखा हुआ देखा होगा। बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें पता है जाउल न्यूटन मीटर के बराबर होता है। फॉर्मूला अगर आप देखोगे ना तो आप समझ जाओगे। फॉर्मूला लिख लो, चलो, W इज इक्वल टू एफ डी। तो इसका भी तो यही फॉर्मूला है कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर, इसीलिए मैंने कहा सही है। अच्छा, एनर्जी का यूनिट तो जाउल होता है, पावर का यूनिट वॉट, पॉसिबल नहीं है। फोर्स का यूनिट होता है आपके पास कितना, न्यूटन, और प्रेशर का पास्कल वगैरह या न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी नहीं है। मोमेंटम और फोर्स का यूनिट भी अलग अलग है, तो ये भी दोनों नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला ए सही है। ठीक है भाइयों बहनों। अच्छा, द एरर इन मेजरमेंट ड्यू टू रेजोल्यूशन ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। अच्छा, वो एरर, बात समझना, अच्छा वो एरर जो इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन की वजह से आए, वो एरर, द एरर इन मेजरमेंट ड्यू टू द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। देखो, वो एरर जो रेजोल्यूशन की वजह से आए, देखो ये नहीं कह रहे इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है, रेजोल्यूशन की वजह से आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन की वजह से आ रहा है, यानी सही नजर नहीं आ रहा, कोई और मसले मसाइल आ रहे हैं, तो वो एरर कौन सा होता है, लीस्ट काउंट एरर होता है। देखो, आप वैसे भी पहचान सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। सिस्टमेटिक एरर वो जो सिस्टम की वजह से आए, रैंडम एरर वो जो किसी भी वजह से आ जाए, हवा चल रही हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई मास को मेजर कर रहे हो, गलती से आपका हाथ लग गया, एरर आ जाएगा। ठीक है, वो एरर किसी इंसान की वजह से आए को, फॉर एग्जाम्पल आपने लेंथ मेजर करनी थी, किसी से टकरा गए तो लेंथ खराब हो गई। लेकिन जो रेजोल्यूशन की वजह से एरर आता है वो लीस्ट काउंट एरर होता है। अमूमन ये एमसीक्यूज आते हैं और पढ़े भी होंगे आपने। मैंने कहा ना, बहुत अच्छे लेवल के एमसीक्यूज रखे हैं आपके भाई ने इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन लेस। इनमें से कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। देखो, डायमेंशन लेस वही क्वांटिटी होगी, याद रखना, हमेशा याद रखना, जिंदगी में अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, डायमेंशन लेस वो क्वांटिटी होगी जिसका यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, याद रखो। ठीक है, नो यूनिट मीन डायमेंशन लेस। अब कैसे पता चलेगा ये डायमेंशन लेस है, एक और तरीका भी है। जो चीज न्यूमरेटर में आ रही होगी सेम चीज डिनोमिनेटर में आ रही होगी। तो जब न्यूमरेटर में, फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर में लेंथ आ रही है और डिनोमिनेटर में लेंथ का चेंज भी आ रहा है, तो लेंथ यानी मीटर, मीटर से कैंसिल हो गया भाइयों बहनों। जब मीटर, देखो आप एक बात समझो, चेंज इन लेंथ, यूनिट तो मीटर ही रहेगा ना, या सिर्फ लेंथ तो भी यूनिट मीटर रहेगा।
तो इस वजह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल, तो डायमेंशन क्या हो गई, 0, यानी कोई डायमेंशन नहीं है। अब फोर्स में तो ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ न्यूमरेटर में हो वही डिनोमिनेटर में आ जाए, F = ma, फोर्स का तो यूनिट आता है, वेलोसिटी का भी यूनिट आता है। मैं आपको ऐसे तरीके भी बता रहा हूं जिसमें बगैर टाइम वेस्ट करे भी एमसीक्यूज भाई बहन सॉल्व कर लें। मेरा टाइम सेव करना भी मकसद है आपका, क्योंकि आसान एमसीक्यूज में टाइम सेव होगा तो हार्ड एमसीक्यूज पर टाइम जाएगा। तो वेलोसिटी जो है वो आपके पास, इसका भी यूनिट है, प्रेशर का भी यूनिट है, स्ट्रेंथ इसका आपके पास कोई यूनिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ आपके पास किसके बराबर होती है, स्ट्रेंथ आपके पास किसके, सॉरी स्ट्रेंथ बोल रहा हूं मैं, स्ट्रेन होता है, स्ट्रेंथ आपके पास किसके बराबर होती है, डेल्टा L/L। तो जब न्यूमरेटर में भी L है, डिनोमिनेटर में भी L है, तो 0 आ जाएगा आपके पास डायमेंशन में, ठीक है, यानी डायमेंशन नहीं आएगी बेसिक कहूं तो। अच्छा आ जाओ, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम आर। देखो अब ये एरर से रिलेटेड जो है वो सवाल है और काफ़ी अच्छा सवाल है, तो इसमें आपको एरर को जो है वो बताना है। देखो वो कह रहे हैं जो एरर आ रहा है इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ की मेजरमेंट में आपने लेंथ को मेजर की, ठीक है, आपने लेंथ मेजर की तो चेक किया यार आपका आंसर ठीक नहीं है, यानी एरर है, वो 2% एरर है। यानी 2% एरर से क्या मुराद है कि आपने किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी थी 100 मीटर, लेकिन आपने निकाली है 98 मीटर, यानी एरर कितना परसेंट हो गया, 2% हो गया, ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसी तरह टाइम भी आपने सही नहीं निकाला, टाइम में 3% एरर आ गया, ठीक है। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में कितना एरर आएगा, देखो ये दोनों एरर आपस में मिल जाएंगे, वेलोसिटी में एरर निकालना है तो इन दोनों एरर को आपस में मिला दो, 2 + 3, तो वेलोसिटी में आपके पास 5% एरर आएगा, बी इसका सही जवाब है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, इनमें से कौन सा यूनिट टाइम का नहीं है, ठीक है। देखो लूनर मंथ, जब हम कहते हैं लूनर मंथ यानी हम कह रहे हैं कि 1 महीने बाद, लूनर मंथ कह रहे हैं इसका मतलब है 1 महीने बाद, तो ये यूनिट है आपके पास टाइम का, ठीक है। लाइट ईयर स्पेस के अंदर यूज होता है, ये भी यूनिट है आपके पास टाइम का, ठीक है। माइक्रो सेकेंड, इसमें तो सेकेंड ही आ गया। लीप ईयर ये यूनिट नहीं है टाइम का, सही है, लीप ईयर इज अ यूनिट ऑफ लीप ईयर, सॉरी लाइट, एक मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, इसको जरा सही कर लेते हैं। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, उस मिस्टेक को ठीक कर लेते हैं यहीं पे, वरना भी ये गलती हो चली जाती है। देखो लीप ईयर ये यूनिट है टाइम का, लूनर मंथ ये भी यूनिट है टाइम का, माइक्रो सेकेंड, लेकिन लाइट ईयर यूनिट नहीं है टाइम का, लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस का। अब देखो गलती मुझसे क्यों हुई, क्योंकि ना लाइट ईयर को निकालने के लिए टाइम ही यूज होता है, तो इसलिए वो मैंने गलती से लाइट ईयर को टाइम का यूनिट कह दिया, लेकिन लाइट ईयर आपके पास यूनिट नहीं है टाइम का, ठीक है। तो कोई ऐलान वगैरह हो रहा है तो ठीक है, तो आप बात समझ गए ना, लाइट ईयर यूनिट नहीं है टाइम का, क्या नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि एक लाइट ईयर कितने के बराबर है, ये हमने मैट्रिक के अंदर पढ़ा भी था, सर्च कर लेना, सेकंड में भी आता है, मिनट्स में भी आ रहा होता है। ये यूनिट है डिस्टेंस का, स्पेस में लाइट कितना मूव करती है उसकी मदद से डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। बड़ी मजेदार आपके पास एक और क्वेश्चन आ गई, बहुत मजेदार जबरदस्त क्वेश्चन है, प्लंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है। क्या करना है, प्लंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है। प्लंक्स कांस्टेंट सबसे पहले फॉर्मूला E = hf, दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्लंक्स कांस्टेंट, ठीक है। मतलब इसमें ये जो है ये प्लंक्स कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है। अब निकलेगा कैसे, सबसे पहले तो फॉर्मूले को सेट करा दो। अच्छा अब यूनिट क्या है एनर्जी का, एनर्जी का यूनिट हम निकाल चुके हैं पीछे, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। m आप खुद भी निकाल सकते हो, L का स्क्वायर T इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा
फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/t। तो यूनिट क्या आ गया, टाइम होता है ना, तो ये t आ गया, 1/t। अच्छा, अब इसको ऊपर की तरफ ले आओ, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल लें, m l का स्क्वायर t इनवर्स का स्क्वायर। अब इस t को ऊपर की तरफ ले आओ, रेसिप्रोकल कर लो, बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी। अच्छा, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या आएगा, m l का स्क्वायर t इनवर्स और +1, तो ये कितना हो गया, -1, तो m l का स्क्वायर -1। दिस इज द डायमेंशन फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखो, इसमें तो आपको सोल्यूशन करना ही पड़ेगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है। दिस इज ए बिल्कुल ठीक है, 12 का ए। समझ में आई बात, फील आया कॉन्सेप्ट का, फील आना चाहिए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट, इनमें से सबसे अच्छी मेजरमेंट कौन सी है, ये आपने जो है वो बताना है। अच्छा, एक रीजन भी मैं आपको बताता हूं, आपको इससे भी बात समझ में आ जाएगी, हमेशा जिंदगी में याद रखना। मोर डेसिमल, याद रखना, हाँ लिख लो, मोर डेसिमल मीन मोर एक्यूरेट, हमेशा याद रखना। देखो, सब में तो 5 आ रहा है, यानी सारी वैल्यू सेम ही है, 5 ही है, मगर मतलब क्या है, ये डेसिमल के बाद के पॉइंट्स, जितने ज्यादा डेसिमल के बाद पॉइंट्स होंगे उतनी ही अच्छी एक्यूरेसी होगी। फॉर एग्जाम्पल जरा समझो, एक बच्चे ने आंसर निकाल के दिया 5 मीटर, ठीक है, मैंने 5 मीटर लिख दिया या सेंटीमीटर। एक बच्चे ने निकाल के दिया 5.11 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया 5.11 सेंटीमीटर, यानी और अच्छी वैल्यू आ गई, और अच्छी लेंथ आ गई। एक बच्चे ने निकाल के दिया 5.111111, यानी और अच्छी लेंथ आ गई, और अच्छी लेंथ आ गई। यानी ज्यादा एक्यूरेट कौन जा रहा है, जो जितने ज्यादा डेसिमल पॉइंट के बाद तक वैल्यूज देगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो डी सही है, डी में ज्यादा डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो आ रहे हैं, डी में ज्यादा डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर आ रहे हैं, तो वो ज्यादा एक्यूरेट है। इसको याद रख लो, फॉर्मूले को हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी बात। एक और मजेदार चीज, सिग्निफिकेंट फिगर, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 5000 मीटर इज, 5000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखो याद रखना, कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, जितने भी नॉन जीरो है ना वो तो सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो डेसिमल पॉइंट इसमें नहीं होगा, ये उस टाइम पे ये रूल फॉलो होगा। तो इसमें आपके पास वो तो नहीं है, क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो अब क्या होगा कि नॉन जीरो के बाद जो नंबर होंगे ना वो इग्नोर हो जाएंगे, ये भी इग्नोर, ये भी इग्नोर। नॉन जीरो ये है ना, इसके बाद जितने भी नंबर है वो तमाम इग्नोर कर दो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता 55000, तो ये इग्नोर हो जाता, ये भी इग्नोर हो जाता, जस्ट 2 रह जाता। मगर अभी हमारे पास 1 आएगा, 14 का ये है। समझ में आ रहा है ना, मजा भी आ रहा होगा, मजा आना चाहिए बस समझने में, माशाल्लाह। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव यूनिट, इनमें से कौन सा ड्राइव यूनिट है, बहुत आसान है, न्यूटन। सेकंड को ड्राइव करने के लिए कोई और चीज चाहिए, यानी सेकंड को बनाने के लिए कोई और यूनिट चाहिए नहीं, मीटर को भी नहीं चाहिए, किलोग्राम को भी नहीं चाहिए। मगर न्यूटन को बनाना है तो आपको 2 यूनिट चाहिए होंगे, एक चाहिए होगा आपके पास केजी और एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 चाहिए होंगे बल्कि, ठीक है। प्रेशर की आपने डायमेंशन लिखनी है। देखो प्रेशर की डायमेंशन, सबसे पहले तो प्रेशर का फॉर्मूला लिखो, F और A, ठीक है। अब फोर्स की डायमेंशन ये तो सब बच्चों को याद होगी, फोर्स की डायमेंशन होती है M L, नहीं आती तो निकालने पीछे सिखाई थी, उससे निकाल लो। ये फोर्स की डायमेंशन मीटर है। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M A, ये A एक्सेलरेशन है, और A का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एरिया या फिर लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। अब M, A की डायमेंशन क्या है L, T इनवर्स, और L की डायमेंशन क्या होगी L का स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या आएगी M T का इनवर्स और ये स्क्वायर, तो इसमें सही डायमेंशन आ रही है A। 16 का आपके पास जो सही आंसर है वो है A।
सही, समझ गए ना? देखो मैंने आपके सामने निकाल भी दी। और याद रखना डायमेंशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है। अगर डायमेंशन में आपके पास मास नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है उसको आपको 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, ये एक और मजेदार सवाल, इस तरह का मैंने आपको भी कुछ टाइम थोड़ी देर पहले भी सवाल कराया था, तो ये उसी टाइप से होगा, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा, वो मैं फर्क बताऊंगा। इफ द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड विथ, लेंथ ऑफ अ पेंडुलम को मेजर किया गया, ठीक है? एरर कितना आ रहा है? 1% का एरर। एंड द टाइम पीरियड विथ, टाइम पीरियड में कितना एरर आ रहा है? 2% का। द परसेंटेज एरर इन जी, तो जी में कितना एरर आएगा, यानी इसकी जो जी होगी उसमें कितना एरर आएगा, वो आपको जो है वो निकालना पड़ेगा। अब आओ उसको निकालते हैं। वो कैसे निकलेगा? देखो, सबसे पहले तो आपने इन दोनों को तो अगेन ऐड करना होगा, ठीक है? इस एरर को निकालने के लिए इन दोनों को तो आपने ऐड करना होगा, क्योंकि फॉर्मूला देख लेते हैं ना। फॉर्मूला क्या आता है आपके पास? फॉर्मूला आता है आपके पास जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल और टी के इनवर्स के स्क्वायर के। देखो जरा आप सही से बात समझ लो, क्योंकि शायद बच्चों को बात समझ नहीं आ रही होगी, मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं। लेंथ में एरर पता चल गया 1% है, टाइम में एरर पता चल गया 2% है, ठीक है? अच्छा, अब आपको एरर कितना आ रहा है ग्रेविटी में, ये निकालना है। याद रखना, जब ये दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो इनके एरर को आप ऐड करते हो, समझ रहे हो? जब ये दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही हैं तो इनका एरर ऐड किया जाएगा, जैसे 1 + 2, सही है? मगर टाइम पे स्क्वायर है तो आपको टाइम पे स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी जो टाइम वाला एरर है उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, वो डबल हो जाएगा एरर। देखो वेलोसिटी वाला एरर याद है जब पीछे हमने निकाला था v = s/t, वेलोसिटी में कितना एरर था? आई थिंक 2%। टाइम में कितना एरर था? 3%। तो हमने क्या निकाला था? 5%। तो जब भी ये डिवाइड हो रहे होते हैं तो एरर को ऐड करा जा रहा होता है, तो यहां भी डिवाइड हो रहे हैं, मगर मसला ये है कि टाइम पे स्क्वायर है, तो एरर कितना आएगा? 5%। अब ये याद रखना, जिंदगी भर भूलना मत भाइयों बहनों, ठीक है? 17 कर दिया गया। अच्छा आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इनमें से कौन सी? अब देखो बहुत दिल के करीब होता है एग्जामिनर के इस तरह का क्वेश्चन, यानी पेपर बनाने वाले के बहुत दिल के करीब होता है इस तरह का क्वेश्चन। वजह ये बच्चा ना नॉट को इग्नोर कर जाता है जल्दी जल्दी में, जब प्रेशर में होते हो ना, घबराए हुए होते हो। अगर इस तरह के 10-15 एमसीक्यूज आ गए आपने तो 7-8 गलत कर देने घबराने में। क्यों? क्योंकि बच्चा घबराया हुआ है, परेशान है, यार टाइम निकल रहा है, मुझसे सही नहीं हो रहे, पीछे के 4 गलत हो गए, मुझे डाउट है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने 10 एमसीक्यूज करे, ठीक है, 1 से लेके 10। अब उसको 6 के आंसर कन्फर्म है कि भाई, क्योंकि बच्चे को वहीं पे पता चल जाता है कि मैं सही जवाब दे रहा हूं या नहीं। अगर उसे 6 के आंसर कन्फर्म है तो वो थोड़ा सा प्रेशर में कम होगा, आगे गलतियां नहीं करेगा। अब अगर गलती से उसको 2 के आंसर कन्फर्म है और 8 के कन्फर्म ही नहीं है कि मैंने ठीक किए या नहीं, तो वो प्रेशर में आ जाएगा। और अगर आपने 10 एमसीक्यूज किए और 2 के कन्फर्म है तो अमूमन ये देखा गया है कि 6 गलत हो ही जाते हैं। तो जितने आंसर कन्फर्म होंगे आपको, और आंसर कैसे कन्फर्म होंगे कि आपने टॉपिक पढ़ रखा होगा उसी सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन में जब आपको आंसर कंफर्म नहीं होते हैं, आप घबराए हुए होते हो, तो ये नॉट इग्नोर हो जाता है। तो इस वजह से बच्चा सही को गलत करके जाता है। तो वो क्या पढ़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? वो देखेगा डायरेक्ट, तो सारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब वो यहाँ पे कहीं भी एक भी मार देगा, ए पे क्लिक कर देगा, जबकि अगर वो सही से देखे तो मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहाँ नॉट है, यानी कौन सी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने रखा हुआ है निहारी, बिरयानी, खिचड़ी, पुलाव, किस में चावल यूज नहीं होते? ऑब्वियस है, निहारी में, है ना? तो यहां बिल्कुल उसी चीज टाइप की चीज पूछी गई है कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो वो टाइम नहीं है। टाइम वो क्वांटिटी नहीं है। जवाब सही टाइम है, स्पीड है, सॉरी टाइम बोल रहा हूं, स्पीड है। इसको दिमाग में रखना आपने, ठीक है भाइयों? अच्छा, ये याद रखने वाली चीज है, आपने लैब में भी बहुत बार पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल भी बहुत बार किया होगा कि लीस्ट काउंट क्या है आपके पास वर्नियर कैलिपर का। याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी यूज होता रहेगा जिंदगी में। तो लीस्ट काउंट जो वर्नियर कैलिपर का होता है ना, यानी सबसे छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हो आप वर्नियर कैलिपर से। अब देखो, इससे छोटी वैल्यू
पहले तो आंसर देख लो, ये है 0.1। 0.1 से छोटी वैल्यू आपको मेजर करनी है। फॉर एग्जाम्पल 0.01 मिलीमीटर आपको मेजर करना है, तो वर्नियर कैलिपर तो ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू जो वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है वो 0.1 मिलीमीटर है। तो फिर अब आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? अब आपको यूज़ करना पड़ेगा स्क्रू गेज। तो वैसे याद रख लो, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर, यानी ये वाली वैल्यू आपका मेजर ही नहीं हो पाएगी वर्नियर कैलिपर से। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट फिगर, इस टाइप का एमसीक्यूज हम कर चुके हैं, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। डेसिमल वालों को इग्नोर कर दो, ये वाले जीरो काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो के बाद और बीच में आ रहे हैं। तो यानी 4 आपके पास जवाब सही है, बी। बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 20 का सही जवाब है आपके पास बी, 4। ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? नहीं नहीं है। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होती, सॉरी, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये आपका सही जवाब है। अच्छा, बहुत ज़्यादा आसान लेकिन बच्चों की तरफ से इग्नोर किया जाने वाला टॉपिक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सिर्फ आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि ये एक बेस क्वांटिटी होती है, मगर ज़िंदगी में शायद कभी इसके बारे में दोबारा नहीं पढ़ाया जाता आप लोगों को। इस वजह से इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं बनता। जैसे फोर्स, वर्क, ये सब तो दोबारा पढ़ाए जा रहे होते हैं हर जगह। तो इसका यूनिट हमें याद ही है, रट्टा लगा हुआ होता है, कैंडेला होता है। ठीक है, कैंडेला, 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 लूमेन, लक्स, ये वॉट ये नहीं होते। सही। ठीक है, अब अपना अगला एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्सेस। फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हमने पीछे तो ड्राइव कर ही लिया था, यहाँ भी देख लेते हैं कि फोर्स के लिए ये हो गया हमारे पास मास, तो ये एम, सॉरी ये हो गया लेंथ, सॉरी ये मास हो गया, तो ये हमारे पास एम आ जाएगा। ये हो गई एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब है एल और टी इनवर्स का स्क्वायर। तो इसमें से कौन सा सही है? ये वाला ए सही है। कुछ बीच में आसान भी रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी का कौन सा यूनिट है? सही है इसमें से। तो जाउल हमारे को पता है कि एनर्जी का यूनिट होता है हमारे पास, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, लेकिन आपसे अक्सर ये पूछा जाता है कि जाउल किसके बराबर होता है। तो जाउल आपको याद रखना है, बराबर होता है किसके? फोर्स डिस्प्लेसमेंट। या अगर इसको मजीद खोल लोगे तो न्यूटन मीटर, और मजीद भी खुल सकता है। ठीक है, यानी ऐसे भी खुल सकता है कि आपके पास आ गया के, ये मीटर है। ठीक है, ये मीटर है, याद रखना। तो आपके पास आ गया केजी, मीटर का स्क्वायर और टाइम का इनवर्स, टाइम का स्क्वायर। अच्छा, द एरर इन मेजरमेंट विच कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग इज। अच्छा, इनमें से कौन सा एरर है जो खत्म हो जाएगा अगर मैं मल्टीपल रीडिंग लूं? देखो, फॉर एग्जाम्पल बात समझो, आपको ये बहुत जबरदस्त समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप लेंथ मेजर कर रहे थे, आपका दोस्त आपके साथ गुजरा, आपके सामने से गुजरा और आपसे स्केल हिल गया। आपको ये लेंथ मेजर करनी थी, आपने इतनी मेजर कर ली। आपने क्या किया? आपने दोबारा मेजर किया। अब कोई भी दोस्त नहीं गुजरा, अब ठीक मेजर कर लिया। फिर दोबारा मेजर किया, फिर आप अपने दोस्त से टकरा गए, फिर इतना फर्क आ गया। फिर दोबारा मेजर किया। तो जब आप फिर इनका एवरेज लोगे, फॉर एग्जाम्पल ये 5 मीटर था, लेंथ 5 मीटर थी, इनका एवरेज लोगे, फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यू में आपके पास आंसर आया 4.5, ये वाली वैल्यू में 5 आ गया, ये वाली वैल्यू में 4.9 आ गया, ये वाली वैल्यू में 5.1 आ गया। अब जब 4.5 प्लस 5 प्लस 4.9 प्लस 5.1 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जब इसको आंसर करोगे ना, ये 5 के बहुत करीब करीब आ जाएगा। तो मल्टीपल रीडिंग्स आ रही हैं आपके पास। मल्टीपल रीडिंग्स जब लोगे तो रैंडम एरर खत्म हो जाता है। रैंडम एरर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो आपने मल्टीपल रीडिंग्स ले ली। रैंडम एरर वो एरर जो किसी भी वजह से आ सकता है, हाथ हिल जाने की वजह से, लाइट के पड़ जाने की वजह से, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पढ़ा रहा हूं, कोई पेन हिला दे,
कोई कुछ कर दे, तो रैंडम एरर ख़त्म हो जाएगा अगर आप बार बार रीडिंग्स लोगे तो आपको सही रीडिंग्स मिल जाएंगी। इस तरह से वो रीडिंग्स आ रही होती हैं। अक्सर लैब में रैंडम एरर को ख़त्म कराने के लिए मल्टीपल रीडिंग्स बच्चों से निकलवाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस यूनिट इन एसआई। अच्छा, बेस यूनिट बताना है। देखो दो चीज़ें हैं, एक बेस यूनिट होना चाहिए और एक एसआई भी होना चाहिए। तो न्यूटन तो नहीं है, ठीक है, न्यूटन तो नहीं है क्योंकि न्यूटन तो ड्राइव है। जाउल भी नहीं है क्योंकि जाउल भी ड्राइव है। वॉट भी नहीं है, वॉट भी ड्राइव है एम्पेयर, एम्पेयर ड्राइव नहीं है। करंट ये बेस होता है और एसआई भी होता है। अच्छा, अब हम 17 पे आ गए। फोर्थ की डायमेंशन अभी हमने निकाल ली थी, आई थिंक ये रिपीट हुआ है तो इसको ये कर लेते हैं। हो जाते हैं, एक दो रिपीट हो जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अब एक आपने ना जिंदगी भर, एक चीज आपने जिंदगी भर याद रखनी है, एक चीज आपने जिंदगी भर याद रखनी है, वो है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स याद रखने कि मिलीमीटर कितने के बराबर होता है। ये आपकी ना कैलकुलेशन को बहुत तेज कर देता है। कोई 8-10 वैल्यूज आपने याद रखनी होती हैं, अगर आप वो याद रख लो तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है। जैसे मिलीमीटर का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ठीक है भाई। देखो आपके पास है 2 मिलीमीटर, इसका मतलब क्या है कि 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। नैनोमीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से होता है ना, तो आपको ये याद रखना होगा। तो 1 नैनोमीटर, अब आप याद रख लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि नैनो बराबर होता है 10 की पावर -9, ठीक है। -6 बराबर होता है, अच्छा एक मिनट, नहीं ये गलत है। उसकी वजह क्या है, 10 की, ये गलत है। देखो 10 की पावर -9 तो ठीक है, मगर यहां पर ये मिली भी आ गया, अब ये नैनो नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, 10 की पावर -9 और मिली 10 की पावर -3, इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 की पावर -12 हो गया, यानी ये 10 की पावर -12 मीटर है। तो नैनो का है, नैनो, यानी नैनो से मुराद ये है कि जस्ट 10 की पावर -9 आए और मीटर आ जाए। यहां तो ऐसा नहीं है, यहां तो आपके पास क्या हो रहा है कि 10 की पावर आपके पास -12 आ रही है और मीटर आ रहा है। 10 की पावर -12 आ रही है और मीटर आ रहा है, तो 10 की पावर -12 नैनो नहीं होता। नैनो होता है जस्ट 10 की पावर -9 और उसके बाद मीटर आ जाए। तो इसका मतलब है ये सी सही है, सी इसका जवाब सही है। अब थोड़ा सा इसमें आपको घूमना पड़ा लेकिन आपको जवाब मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको लिखना चाहो ना, ऐसे लिख सकते हो, इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि 1 नैनोमीटर, इसका मतलब होगा 10 की पावर -9 मीटर। ऐसे वो वही सेम रिपीट हो गया है, बी आएगा। कुछ रिपीट हो गए तो वो उसका मसला नहीं है, एमसीक्यूज ही है। अच्छा, ये भी रिपीट हुआ है, ये भी हमने पीछे पढ़ लिया था, टॉर्क आएगा इसका, टॉर्क और वर्क। अच्छा, ये अलग है अब, लेकिन इस टाइप का हमने कर लिया था पीछे, आपको याद होगा। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें काउंट होंगे, ठीक है। अच्छा, रिवीजन भी हो जाएगा जिस बच्चे को समझ नहीं आएगा। अब ये थोड़ा अलग है, समझना। इफ आर एल, इफ एल एंड आर डिनोट इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। देखो एल इंडक्टेंस होती है, आर रेजिस्टेंस होती है। द डायमेंशन ऑफ एल एंड आर इज, एल और आर की डायमेंशन क्या होगी। अब इस तरह की डायमेंशन आप लोगों ने बहुत ही कम पढ़ी होगी अपनी लाइफ में, क्योंकि अमूमन इस तरह की डायमेंशन नहीं पूछी जा रही होती आप लोगों से। लेकिन चलो मैं बता देता हूं कि डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, अब मैं आपको कहूं कि इंडक्टेंस की डायमेंशन निकालो, आप फंस जाओगे। मैं आपको कहूं रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालो तो भी आप फंस जाओगे, क्योंकि फिर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, यूनिट्स लिखने पड़ेंगे। मैं डायरेक्ट आपको डायमेंशन बताता हूं। तो इंडक्टेंस की जो आपके पास डायमेंशन होती है वो होती है एम, पेपर में भी अगर आपको आया तो ये गिवन कर दिया जाएगा, एम एल स्क्वायर। जस्ट आपको सॉल्व करना होगा, टी इनवर्स का स्क्वायर और ए इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है। ये ए जो है ना एरिया को बताता है, याद रखना। बाकी एम और एल और टी तो आपको पता है। आर यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए जो डायमेंशन है ये तो निकाल सकते हो आसानी से, एम
एल का स्क्वायर, टी इनवर्स का क्यूब और ए का स्क्वायर। अच्छा, अब इनको आपने डिवाइड करना है। उन्होंने कहा है ना एल अपॉन आर की डायमेंशन क्या होगी, ये याद रखना। तो इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। अब डिवाइड में सेम चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, एम से एम कैंसिल, एल के स्क्वायर से एल का स्क्वायर कैंसिल, ए के स्क्वायर इनवर्स के स्क्वायर से ए के इनवर्स का स्क्वायर कैंसिल। ये 2 है, ये 3 है, ये कैंसिल। तो क्या डायमेंशन बन रही है एल और आर की, एल और आर की डायमेंशन बन रही है। अच्छा, इसको ऊपर ला के लिखना होगा आपने, सही है। तो ये आ रहा है m 0, क्योंकि m बचा नहीं, l भी नहीं बचा, लेकिन मैंने कहा था कि आपको m और l लिखना होता है। t बचा है। अच्छा, अब जो सही है वो आपके पास ये a आएगा, ठीक है। सही जो है वो आपके पास ये a आएगा। अच्छा, अब ये t ऊपर आके ना पावर पॉजिटिव रहेगी, ये पॉजिटिव में आना चाहिए था, नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। आई थिंक यहाँ शायद कोई एक एरर आ गया छोटा सा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा ना, ऊपर आके तो पॉजिटिव हो जाना चाहिए। अच्छा, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, ये भी याद रखने वाली बात है कि 1 कैलोरी इस, पहले कैलोरी ना टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक यूनिट था, फिर दूसरे यूनिट्स आ गए। तो हम आज भी पढ़ते हैं कि, सॉरी टेम्परेचर बोल रहा हूँ, हीट को मेजर करने के लिए। तो 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, हीट भी तो एक एनर्जी है ना, और इसका यूनिट भी जाउल होता है। तो जाउल को कैलोरी में इक्वल किया जाता है, जैसे कि आप पता है ना मीटर को और मिलीमीटर को भी बराबर कर सकते हो लिखकर। तो इसी तरह से 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है, याद रखा होता है बच्चों ने, बहुत ज़्यादा ऐसे रट्टे वगैरह इसके लगा लिए होते हैं। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184। अब देखो 4.184 तो नहीं दिया हुआ, 4.184, 4.184 तो दिया हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर समझदार हो तो ये बात समझ गए होगे 1.2 इसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा। देखो ये तो बराबर नहीं हो सकता, ये तो बहुत छोटा नंबर है, ये भी नहीं हो सकता, ये 1.4 है, ये तो 42 है, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब है ये बी। तो आपको ये वाली वैल्यू याद होनी चाहिए, करीब करीब इसके ही जाओगे आप, ठीक है। 1 कैलोरी बराबर होता है 1.184 जाउल के, या 4.2 जाउल भी कह सकते हो कॉल करके। मोमेंटम की डायमेंशन, देखो डायमेंशन वाले सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही डायमेंशन, एरर, यूनिट्स इस पे बेस करता है। तो डायमेंशन को ज़रा देख लेते हैं कि क्या डायमेंशन निकल कर आएगी। बहुत आसान है, हमने पढ़ रखा है कि मोमेंटम को p से डिफाइन कर देते हैं, mv होता है आपके पास, ठीक है। तो p का हमें पता है, m का हमें पता है, m हमारे पास हो गया, ठीक है, और ये हो गया l, और ये हो गया t का इनवर्स। जस्ट चंद सेकंडों में ही काम निकल आया। 34 का हमारे पास c आ रहा है। c आ रहा है या b आएगा, मास मोमेंट, अच्छा सॉरी, एक देखो मुझसे भी गलती हो गई, मैंने ये पढ़ा और ये पढ़ लिया। अब देखो प्रॉपर ना पढ़ने की वजह से एक टीचर भी मिस्टेक करेगा। इसका जवाब सी नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा ही एमसीक्यूज गलत, एंगुलर भी शामिल था। अगर एंगुलर है तो आर भी आ जाएगा, आर के लिए क्या होगा एल। तो वो जो मैंने निकाला था वो ये यहाँ गिवन तो था। अब देख रहे हो एग्जामिनर कैसे फंसाता है बच्चों को, वो ज़रा ज़रा सी चीज़ से बच्चों को पहचान जाते हैं कि बच्चों को आता है या नहीं आता। अब अगर आपने ये एंगुलर का वर्ड इग्नोर किया तो आप इसको ठीक कर आओगे, जबकि ठीक कौन सा था, ठीक ये वाला था। ये गलत है। इसकी वजह क्या है, सिर्फ मोमेंटम नहीं पूछा था, एंगुलर मोमेंटम पूछा था, तो ये पी नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम को एल से डिफाइन करते हैं भाइयों, देख रहे हो। तो आंखें भी खुली रखनी है, एक एक वर्ड, एक एक प्रपोजिशन, एक एक आर्टिकल का आपको वहाँ मतलब आना चाहिए। वो कहते हैं ना फिजिक्स और मैथ के लिए यार इंग्लिश का स्ट्रांग होना कोई ज़रूरी नहीं है, होना ज़रूरी है, तभी तो मायने समझोगे, न्यूमेरिकल कैसे निकलेगा आपका। और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए आपको वहाँ पर, कि एंगुलर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम समझो, एंगुलर को लीनियर ना समझ लेना, वरना आपको उन्होंने तो लीनियर भी लिख के दे दिया था ताकि आप पूरा वो हो जाओ पक्का कि हाँ मैं सही निकाल कर आ रहा हूँ जवाब, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, और पिच निकालने का इसमें शायद तरीका कॉन्सेप्ट लगता है। चलो मैं इसको बताता हूँ कैसे आपको इसको जो है वो करना है। अच्छा,
A screw gauge has 50 divisions on the circular scale. याद रखना, अभी तो मेरे पास शायद स्क्रू गेज नहीं है, वरना स्क्रू गेज होता तो मैं दिखाता। उसमें पिच निकालने का एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको याद होगा कि पिच निकाली होगी आपने स्क्रू गेज के अंदर। तो 50 डिवीजन है उसके ऊपर आपके पास, ठीक है। ऑन द सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल पे आपको पता है ना स्क्रू गेज इस टाइप का होता है, इस टाइप का दिख रहा होता है, उसके ऊपर आप इस पिच होती है वो घूम रही होती है। एंड मूव 1 मिलीमीटर, जब 1 मिलीमीटर मूव करना पड़ेगा आपको, 1 मिलीमीटर हो गया। फॉर 2 फुल टन, 2 फुल टन करोगे तो 1 मिलीमीटर आ जाएगा। लीज काउंट अब निकाल के दिखाओ। तो लीज काउंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लीज काउंट निकालने के लिए आपको यहां करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लीज काउंट इक्वल टू, देखो फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर तो वो वैसे ही मुश्किल हो जाएगा आपको समझना, ठीक है। लीज काउंट इक्वल टू, आपको लीज काउंट के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये डिवीजन है इसको डिनोमिनेटर में रखना होगा, ठीक है। डिवीजन को डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा और न्यूमिनेटर में रखना पड़ेगा पिच को, PITCH, पिच, पिच को, ठीक है। समझ गए ना, पिच को रखना पड़ेगा। अब ये पिच कैसे निकलेगी, देखो जरा पिच कैसे निकलेगी, जरा मैं बताता हूं। ये पिच इस तरह से निकलेगी, PITCH, ये पिच इस तरह से निकलेगी कि जो भी आपको ये 1 मिलीमीटर दिया हुआ होगा, ये जो टन्स दिए हुए होंगे, इसको रखना होगा, डिवाइड कराना होगा आपको 2 से। तो कितना आ रहा होगा, 0.5 आ रहा होगा आई थिंक, 0.5। तो लीज काउंट कैसे निकला, 0.5 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 50 आई थिंक इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। वैसे तो बच्चों को याद भी होता है इसका लीज काउंट, लेकिन निकालने का तरीका बता दिया क्योंकि ये यहाँ पे भी कुछ तब्दीलियाँ आ सकती हैं, सही, याद रखने से। MCQs टेस्ट लेंगे तो उसमें पूछेंगे द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज साइड इज। देखो ये आपके पास उसका वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम की बात की है ना, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड्स इज, साइड्स की बात कर रहे हैं अभी, साइड्स की बात कर रही है हमारे पास, ठीक है। तो याद रखना ये वॉल्यूम नहीं है, ये गलत है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये साइड है। ये क्या है, साइड। आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज अबाउट। अच्छा देखो ये उसका वॉल्यूम है, ये उसका एक साइड की लेंथ है, ये क्या है, एक साइड की लेंथ है, तो इसे L लिख लेते हैं 30। अच्छा अब एरर कितना आ रहा है, यानी 0.1, या तो वैल्यू ज्यादा आ रही है 0.1, देखो प्लस का मतलब क्या है, या तो 0.1 वैल्यू ज्यादा आ रही है, माइनस का मतलब क्या है कि 0.1 वैल्यू या तो कम आ रही है। तो हमारे पास कितना आ गया, इसे डेल्टा L लिखेंगे। अच्छा अब निकालना है एरर, तो एरर को मैं इससे लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो आपको पता है ना वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या है, तीनों साइड सेम होंगी, यानी तीनों साइड्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो 3L लिख सकता हूं मैं, 3 टाइम लिख सकता हूं मैं, वैसे तो ये L क्यूब होना चाहिए, लेकिन 3 टाइम वॉल्यूम आएगा ना, वॉल्यूम 3 टाइम आ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख दो। और एरर निकालने के लिए अनसर्टेनिटी वाला जो आपको लेंथ दी हुई थी, जो लेंथ आपको दी हुई है उसको चेंज एरर से डिवाइड करा दो, यानी जो ओरिजिनल लेंथ है उसको डिवाइड करा दो, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है L 30.0 और वो कितना दिया हुआ है 0.1। अब इसको ज़रा कैलकुलेट कर लो, तो नहीं आई थिंक हमने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया है, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, हो जाता है कोई बात नहीं। तो 0.1 और 30.0, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास कुछ तकरीबन आएगा 0.01। अब आप बोलोगे ये परसेंटेज तो नहीं है, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा, तो ये लो परसेंटेज आ जाएगा। तो आई थिंक ये 1% आ रहा है, लेकिन मैं करके चेक करता हूँ ज़रा इसको सॉल्यूशन को कैलकुलेटर से, ताकि मुझे पता चले कि क्या जवाब मुझे मिल रहा है। एक मिनट ज़रा बच्चे इसमें कैलकुलेटर कर लूँ।
3 मल्टीप्लाई 0.1 डिवाइडेड बाय 30.0 मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ 1% आ रहा है। ठीक है, वैसे तो मैं आप लोग भी समझ गए होंगे, लेकिन मैंने इसलिए कर लिया ताकि थोड़ा सा ना वेरिफिकेशन हो जाए, गलती ना जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव यूनिट, इनमें से कौन सा ड्राइव यूनिट है? थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आसानी से समझ में आ रहा है। केल्विन टेम्परेचर होता है, ये बेस यूनिट में आता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये भी बेस यूनिट में आता है। टाइम बेस यूनिट में आता है। तो ये ही आपके पास एक ड्राइव यूनिट बचता है। ये ड्राइव यूनिट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ड्राइव यूनिट है पास्कल। एक दो जो रिपीट हुए तो उसका मसला हल हो गया है। प्लंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन हमने पीछे निकाल ली थी, इसकी दोबारा निकालने की डायमेंशन जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसे हम बोलते हैं एर्मस्ट्रॉन्ग। अब ये फिक्स है हम अमूमन, और ये लेंथ के लिए यूज़ ज़्यादातर हो रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेंथ के लिए यूज़ होगा। आपने बहुत बार ये चीज़ लिखी हुई देखी होगी कि 1 एर्मस्ट्रॉन्ग मीटर, इसका मतलब क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अच्छा, अब देखो इन्होंने ऐसे लिख के नहीं दिया हुआ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ। अच्छा, तो ये ए सही है, दिया हुआ, बल्कि ये दिया हुआ ना, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब अगर मैं सेंटी को खोलूं तो सेंटी तो -2 हो जाएगा। तो यार ये भी ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये मिली भी ठीक लग रहा है, क्योंकि ये तो ऐड हो जाएंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है इसके 2-3 ठीक होने चाहिए, लेकिन अभी जो बेसिक सामने से डायरेक्ट नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है। ठीक है, ये तो सॉल्व करने के बाद शायद ठीक हो। सही। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, अब देखो सवाल तो बड़ा आसान है मगर दिमाग से निकल जाने वाली चीज है। एक यूनिट ब्रिटिश में यूज होता है, एक यूनिट अमेरिका में यूज होता है, तो आखिर ऐसा ही क्या है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये आप जवाब दो कमेंट सेक्शन में। देखो मुझे आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ये आप पे छोड़ता हूं। पता चले कमेंट सेक्शन में मुझे बोलने का आपको ही नहीं आ रहा। द नंबर ऑफ बेस यूनिट इज, ऐसा ही देखो, आसान सवाल अगेन, लेकिन आपको पता होने चाहिए। बेस यूनिट्स कितने हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, कितने हैं? अब हम लोगों ने ये पढ़ रखी है चीज कि हमारे पास जो बेस यूनिट है वो 7 हैं, जिसमें मैं आपको बता भी देता हूं। ठीक है, एक है हमारे पास लेंथ, एक है हमारे पास लेंथ, एक है हमारे पास मास, एक है हमारे पास टाइम, एक है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक है हमारे पास टेम्परेचर, एक है हमारे पास करंट। करंट बेसिकली Q/T होता है, लेकिन फिर भी ये बेस ही है। ठीक है, और एक है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, विच क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस, इनमें से कौन सी क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं होगी? तो वो होती है हमारे पास, हमने अभी पीछे पढ़ लिया था, स्ट्रेंथ, हमारे पास उसकी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, अब अगर एमडी कैड में आपसे कभी डायमेंशन पूछी गई ना, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स की बहुत ज़्यादा पूछी जा रही होती है, क्योंकि वो वेलोसिटी की नहीं पूछेंगे, फोर्स की नहीं पूछेंगे, उन्हें पता है आप ये 1000 बार करके आ चुके हो। वो आपसे इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की पूछेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला अगर नहीं आता वो तो वैसे ही आप नहीं निकाल पाओगे, B.A, लेकिन डायमेंशन में डॉट का कोई काम नहीं है हमारे पास, तो जैसे इसको हम लिख लेते हैं BA। अच्छा, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन के लिए आपको जस्ट उसे B ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन के लिए उसे B लिख दिया, लेकिन इसकी डायमेंशन तो होगी ना कुछ, इसकी कोई डायमेंशन तो होगी B की। तो B की डायमेंशन मैं आपको बता देता हूं, अलग से ड्राइव करने जाओगे तो फंस जाओगे। B की डायमेंशन आप इस फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हो, F = BIL, इससे ड्राइव कर सकते हो। ठीक है,
ऐसे ड्राइव कर लोगे ना, परेशान तो नहीं होगे ना। तो एम एल का इन्वर्स का टी का इन्वर्स का स्क्वायर और ए का इन्वर्स, डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि परेशान ना हो। ए की डायमेंशन का तो किसी बच्चे को परेशानी नहीं होगी कि ए की डायमेंशन होगी कि एल का स्क्वायर। तो अब इन दोनों को मिला दो आपस में, प्रोडक्ट हो रहे हैं दोनों। तो बी क्या है, एम, ठीक है। तो ये हो गया एम एल का स्क्वायर टी का इन्वर्स ए का इन्वर्स, सही है। तो देखते हैं अब ये किसके बराबर आ रही है, एम एल का स्क्वायर, इन दो में स्क्वायर आ रहा है। आई थिंक ये ए सही है इसका, क्योंकि देखो यहाँ तो 1 आ रहा है और यहाँ स्क्वायर है। ए सही है। देखो अब ये आपको अगर इसका निकालना है जवाब तो आपको बड़ा ध्यान से निकालना होगा, वरना तो आप फंस जाओगे। अब ये सवाल दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपको पता है, आपने अभी सॉल्व कर लिया, हमें पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो लीस्ट काउंट है हमारे पास वर्नियर कैलिपर का, वो लीस्ट काउंट हमारे पास कुछ 0.1 मिलीमीटर आ रहा है। मगर इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, इसको सॉल्व करने के भी निकाल सकते हो कि मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, इनको आपस में सॉल्व करके आप रीडिंग निकाल सकते हो। तो मैं उस तरफ नहीं जा रहा क्योंकि हमें डायरेक्ट ही पता है, वरना ये डिविजन्स वगैरह सारी चीज़ें इन्होंने दे दी हैं, ठीक है। अच्छा, ये लक्स, ये वाला नहीं है, ये वाला लक्स नहीं है, जस्ट जरा सा लक्स, ये दूसरा वाला लक्स है। ये लक्स, द यूनिट लक्स मेजर्स, ये किस चीज़ के लिए यूनिट यूज होता है लक्स। देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इस बारे में तो हम पीछे बात कर चुके हैं कि ये उसके लिए तो नहीं होता, ठीक है। याद रख लो, ये इल्यूमिनेंस के लिए यूज होता है ये लक्स यूनिट। जब हार्ड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे ना तो इसी टाइप का पूछा जाएगा। ल्यूमिनेंस के लिए ये आई है, ILLUMINANCE, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर मजीद आगे चीज़ों को करते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज, प्रेशर का डायमेंशनल का फॉर्मूला निकालना है। थोड़ी देर पहले हमने ड्राइव कर लिया था, एक और बार अगर रिवीजन कर लें तो F/A है, ठीक है। ए की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, मास, और उसमें आ गया लेंथ, ठीक है। इनवर्स और एरिया को हमने ऊपर की तरफ ले आएंगे, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो M इनवर्स और T इनवर्स, तो यही इसकी डायमेंशन आनी चाहिए थी, ए आएगी, 46 का जवाब आएगा हमारे पास ए, ठीक है। आप प्रॉपर फॉर्मूला वगैरह लिख के करना, ठीक है। अच्छा, अब इस टाइप के एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं एमडी के टिकट में, क्योंकि ये आपको पता चलता है कि आपने कितना पढ़ रखा है। डायमेंशन, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर, अनसर्टेनिटी वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात हैं। अब ज़रा समझो, देखो, इफ़ द रिलेटिव एरर इन रेडियस इज, रेडियस के अंदर जो एरर निकल कर आया है, कैपिटल आर लिख लो, वो 2% आ रहा है, यानी एरर आपके पास जो है वो 2% का है। द रिलेटिव एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर इज, तो स्पेयर के वॉल्यूम में कितना एरर आएगा, स्पेयर के वॉल्यूम में कितना एरर आएगा। अब देखो वॉल्यूम में क्या होता है, आर का क्या होता है, आर का क्या होता है, क्यूब होता है। आर का क्या होता है, क्यूब होता है ना। तो जब भी रेडियस दिया हुआ हो और वॉल्यूम में एरर निकालना हो, याद रखना, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देना 2 से, आपके पास वॉल्यूम का एरर आ जाएगा। अब क्यों आ रहा है जरा मैं समझाता हूं, क्योंकि ये मैंने समझाया नहीं ना अभी तक। देखो रेडियस क्या है, मीटर, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर का क्यूब। तो पहले जो एरर था वो मीटर में था, अब जो एरर आएगा वॉल्यूम में तो वो क्यूब में होगा, तो 3 को तो लाना पड़ेगा ना आपको यहां पर, इसीलिए ये 3 को लाया गया है। समझे बात, तो इसीलिए आपके पास ये 6 आ रहा है, सी 6 सही है। आसान है,
मगर जो है वो मुश्किल है। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। विच रिलेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। दो तीन तरीके से आप इसको समझ सकते हो। एक तो आपको फॉर्मूला अगर आता है तो फिर तो वो करेक्ट होगा। ये करेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास देखो जो इक्वेशन होती है ना, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो 100% डायमेंशनली करेक्ट है। आप जितनी बार भी कर लो, जो लेफ्ट साइड पर आ रहा होगा वही राइट साइड पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लेफ्ट साइड पर आ रहा है m0 l का स्क्वायर और t का इनवर्स का स्क्वायर, तो राइट साइड पर भी यही आ रहा होगा, m और l का स्क्वायर और t इनवर्स का स्क्वायर। ठीक है, अगर करेक्ट है तो यानी जो डायमेंशंस आपको, जो इक्वेशंस आपको पढ़ाई गई हैं वो डायमेंशनली बिल्कुल ठीक है, उनको तो आप डायरेक्ट सही कर दो। ये भी ठीक है, ये भी पढ़ी होगी ना, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। गलत फिर कौन सा हुआ? सी गलत होगा। एक तो ये है कि निकाल लो, निकाल के चेक कर लो। अच्छा, डायमेंशनली रॉन्ग हमारे पास टी है। हाँ, आई थिंक टी गलत है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हाँ ये भी सही है, ये सही है, ये गलत है। असल में ये इक्वेशन ऑफ मोशन है नहीं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है, याद आई? एक्सेलरेशन से ड्राइव करते थे इसको। लेकिन यहाँ मसला ये कि ये टी पे स्क्वायर दे दिया। अब अगर टी पे स्क्वायर दे दिया तो ये दोनों चीज़ें तो अलग अलग हो गई, तो इसीलिए ये गलत है, ये ठीक है। मैंने ये स्क्वायर को इग्नोर कर दिया था इसी वजह से। तो आपने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को अच्छा रखना है। मैंने इसको तो चेक ही नहीं किया, बस इसको चेक कर लिया तो मुझे पता चल गया। तो आप इस तरह से भी अपने सही गलत को पहचान सकते हो। अब प्रीफिक्स 10 की पावर 12 किसके बराबर होता है? देखो, नैनो तो नहीं हो सकता, उसमें तो अभी हमने पढ़ लिया 10 की पावर -9 है। पीटा भी नहीं हो सकता, ठीक है। गीगा या टेरा हो सकता है। गीगा आई थिंक 10 की पावर 9 होता है, 10 की पावर 12 टेरा होता है, टेरा रेडियंस वगैरह ना। तो ये 10 की पावर 12 टेरा होता है, तो ये टेरा के बराबर है। याद आपको लिखना है ना, आपको ये लिखना है कि टेराबाइट, तो आप कैसे लिखोगे? 1 टेराबाइट, ऐसे 12 13 0 लगाओगे? नहीं, या फिर ऐसे लिखोगे 1 × 10 की पावर -10 बाइट। ज़्यादा बेहतर ये नहीं है, ऐसे लिख दो टेराबाइट्स। ये लो, आपका काम भी हो गया, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन आपने लिखनी है। पहले याद रख लो, करंट की डायमेंशन को मैं लिखूंगा यहाँ पर। करंट की डायमेंशन को मैं आप लोगों के सामने लिख दूंगा ए से, ठीक है। ए लिख दूंगा करंट की डायमेंशन को, क्योंकि करंट भी एक बेस क्वांटिटी है। तो कैसे लिखोगे इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन? पहले तो करंट का फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि उसमें चार्ज आता है, ठीक है। तो फ्यू को इधर ही रहने दो, आई और टी कर लो, ठीक है। अब आई क्या है? मैंने कहा ना, मैं आई को ए लिख दूंगा, ए लिख दिया। टाइम है टी, तो टी ही रहेगा, ए आ रहा है। तो ए टी, ये आपके पास जो है वो सही जवाब आ रहा है। ए और टी सही जवाब आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं तक रखता हूँ। 50 MCQs बहुत हैं। ये वीडियो 1 घंटा प्लस तो हो गई है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस में मज़ीद और 50 भी करा दूं, पार्ट 2। अगर इस पर बहुत अच्छा रिस्पांस रहा तो फिर मैं पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि अगली वीडियोस में इसके जो है वो और MCQs भी कराऊँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं पार्ट्स रिकॉर्ड करता रहूँगा, फिर उसको आपके लिए पूरी साथ एक साथ एडिट कर दूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, कोई इतना मुश्किल नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में जाके इन चीज़ों को समझाया है। मैं आपसे फिर ये कहूँगा, नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं MD के, TCAT के, उसमें आपने ज़रूर ऐड होना है। और ऐड हो जाओगे तो आपको तमाम चीज़ें उधर जो हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।